यदि आपकी उम्र 15 से लेकर 30 है तो यकीन मानो ये वीडियो आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक होने वाली है। मैंने बहुत बार देखा है कि इंडिया में लोग हर चीज की नॉलेज रखते हैं, हर फील्ड की नॉलेज भले ही सबके पास रहती है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज लोगों के पास बहुत कम होती है। और जो लोग फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं वो भी सिर्फ कोर्स बेच कर देते हैं या कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे होते हैं। मेरे पास भी प्रमोशन करने के लिए बहुत से ऑफर्स आते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो चीज आपका नुकसान करा सकती है उसे प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो फाइनेंशियल नॉलेज पैसा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्योर नॉलेज दूंगा जिससे आप बाकियों से आगे बहुत जल्दी आगे निकल जाओगे। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं एक ऐसे नॉलेज को जिसे गेन करने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। दोस्तों, हम में से हर कोई पैसा कमाता है, चाहे अभी कमाए या बाद में कमाना तो पड़ता है। अब आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, मान लो 1000 आए, 2000 आए या लाखों करोड़ों आए, लेकिन जैसे आपके पास पैसा आता है वैसे ही आपके पास से पैसा चला भी जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पैसे को ठीक से रखना एक कला होती है, एक आर्ट होता है। मेरा भाई, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती, बल्कि पैसे को ठीक से रखना बड़ी बात होती है, और पैसे को ग्रो करना उससे भी बड़ी बात होती है। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास यही कला नहीं होती और वो लोग इसीलिए गरीब के गरीब बने रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हम अपने पैसे को कैसे और कहां रखें जिससे हमारा पैसा दिन पर दिन बढ़ता ही रहे और हमें बहुत जल्दी अमीर बना दे। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक इंसान ने 10 लाख कमाया, तो अब उस पैसे को कैसे रखना है। देखिए, पहला तरीका है कैश। 10 लाख कमाया, उसको घर में रख लिया। दूसरा तरीका है जो कि हमारे भारत के मेजॉरिटी लोग करते हैं, वो है बैंक्स में एफडी, फिक्स डिपॉजिट्स, यानी बैंक्स को पैसा देना। क्योंकि भारत में आज तक किसी सरकार ने बैंक को डूबने नहीं दिया है। मतलब बैंक डूबा है लेकिन उसकी रिकवरी करके, उसको मर्ज करके, कुछ ना कुछ करके बचा लिया है। तो बैंक में पैसा रखना ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा है गोल्ड, यानी सोना। पैसे आए 10 लाख और आपने उसे सोने के रूप में खरीद लिया। सोने को करेंसी ऑफ द गड्स भी कहा जाता है। मतलब इस दुनिया में क्या कुछ नहीं डूब जाए। मान लो कि हर सेक्टर डूब जाए, सरकार गिर जाए, रियल एस्टेट गिर जाए, स्टॉक मार्केट गिर जाए, कैसी भी आफत आ जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन सोने की वैल्यू तब भी उतनी ही रहेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोना हजारों सालों से यूज किया जा रहा है और सोना धरती पर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। चौथा तरीका है पैसे रखने का। रियल एस्टेट 10 लाख आए और उसका आपने कोई फ्लैट खरीद लिया। 10 लाख में तो किचन के बराबर भी फ्लैट नहीं मिलेगा बेस्ट एरियाज में, लेकिन कहीं तो मिलेगा, और हमने घर लेकर डाल दिया। मतलब कि अपने पैसे को घर के रूप में बदल दिया। इसके बाद जो पांचवा तरीका है पैसे रखने का, वह है स्टॉक मार्केट। और आप कितना भी जाकर हिस्टोरिकल एनालिसिस कर लो, आपको यही पता चलेगा कि इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने से, देश के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से सबसे ज्यादा पैसा बनता है। इसे हम थोड़े से सिंपल शब्दों में समझते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि साल 2000 चल रहा है, ठीक है। मतलब आज से 24 साल पहले किसी इंसान के पास लाख रुपए आ गए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और उस इंसान ने सारा पैसा कैश रख लिया। बेड के नीचे हो सकता है ब्लैक मनी होगा, खैर अपने को क्या करना है, कैसा भी पैसा हो। तो आज 2024 में उस 10 लाख कैश की वैल्यू कितनी होगी? जाहिर सी बात है अभी भी उस 10 लाख की वैल्यू 10 लाख ही रहेगी। यह तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब बात करते हैं बैंक एफडी की। तो अगर हम एवरेज बैंक रेट को ले तो अगर 24 साल तक वही पैसे आप बैंक में रखे रहते हैं, और ठीक आज के दिन आप बैंक जाकर पूछते हैं कि भाई मेरे 24 साल पहले के 10 लाख का वैल्यू आज कितना है, तो बैंक वाला कहता है कि सर उसकी वैल्यू है 40 लाख। हाँ, सही सुना आपने, उसकी वैल्यू है 40 लाख। इसके बाद जो छठा तरीका आता है अपने पैसे को रखने का, वो है रियल स्टेट। देखो, रियल स्टेट जो है यानी कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग जो है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि वह लोकेशन पर डिपेंड करता है। गांव में ऐसे कई लैंड होते हैं जिनका उतना रेट नहीं बढ़ता, यानी बहुत कम बढ़ता है। और अगर वही दिल्ली, मुंबई या फिर कोई मेट्रो सिटी में कोई लैंड लिए हो 24 साल पहले, तो आज वह 100 से 300 गुना तक बढ़ गया रहेगा।
तो हम लोग एक्सेप्शनल केस को हटा देते हैं। एक्सेप्शनल देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, हमें इसे एवरेज देखना होगा। तो रियल स्टेट की बात करूं तो समझो एवरेज किसी ने साल 2000 में 10 लाख लगाए होते तो आज 60 लाख बन गए होते, क्योंकि ओवरऑल रियल स्टेट इकोनॉमी इतना बढ़ता ही है। अब बात करते हैं सोने की, तो सोना करीब 1,70 का हो गया होता, क्योंकि सोने की जो वैल्यू है वो अक्सर बढ़ती रहती है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। सोने का रेट ज्यादा देर तक रुका हुआ नहीं रहता, ये ऊपर ही भागता रहता है। लेकिन अगर वही भारत के इंडेक्स यानी निफ्टी 50 में किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो वही 10 लाख 2.5 करोड़ से भी ज्यादा बन गए होते, यानी यहाँ पर पैसे लगभग 25 गुना मल्टीप्लाई हो गए हैं। पिछले 24 सालों में एक आम इंसान अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वो शॉर्ट टर्म वॉलेट को देखता है, यानी मान लो आज किसी ने इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और 6 महीने बाद मार्केट थोड़ा डाउन हो गया, तो फिर लोगों को यह लगने लगता है कि अरे यह मेरा मेहनत का कमाया हुआ पैसा जा रहा है, यह तो डाउन हो गया इससे। अच्छा तो बैंक एफडी था, लेकिन बात यह है कि अगर वेल्थ बिल्ड करना है तो इंसान को शॉर्ट टर्म के बदले लॉन्ग टर्म में सोचना होगा। यह सोचना होगा कि 20 साल बाद क्या होगा। असल में नैरो फोकस, छोटे दिन का फोकस अगर कोई इंसान लेकर चले तो वेल्थ ठीक से नहीं ग्रो हो पाता। आप यह मत भूलना कि लास्ट 24 सालों में 2 बार मार्केट क्रैश भी आ चुका है। साल 2008 इस मॉडर्न टाइम का सबसे भयंकर मार्केट क्रैश था और दूसरा क्रैश था कोरोना पीरियड। कोरोना में भी मार्केट क्रैश हुआ था। तो ये 2 क्रैश को इंक्लूड करके इतना पैसा बढ़ा है। अभी तो सबसे मैजिकल बात मैंने आपको बताया ही नहीं है। यह जो रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने, ये भारत की टॉप कंपनीज के रिटर्न्स, हम यानी जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिसके बड़े बड़े ऑफिसेस सूट सिर्फ बड़ी कंपनियों से नहीं चलता है, हजारों छोटी छोटी कंपनीज भी भारत को पावर दे रही हैं। अब आप यह बताओ कि एक 22 साल के लड़के की हाइट ज्यादा बढ़ेगी या फिर छोटे से 5 साल के लड़के की हाइट ज्यादा बढ़ेगी? किसकी हाइट बढ़ेगी? जाहिर सी बात है बच्चे की। वैसे ही जो स्मॉल कंपनीज होती हैं इंडिया में, उसका अगर हिस्टोरिकल डाटा देखें तो वह भी एक्सेप्शनल है। और हम लोग साल 2000 से लेकर 2024 तक कंपेयर किए थे 24 साल के लार्ज के मामले में। तो क्योंकि स्मॉल का डाटा 2004 से अवेलेबल है तो हम लोग ठीक एकदम एग्जैक्ट 20 साल का देखते हैं सनिया। एकदम सिंपल साल 2004 से साल 2024, तो सिर्फ 20 सालों में BSSSC स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 1000 के बेस वैल्यू से लच हुआ था और आज उसका वैल्यू पता है कितना है? 45,000 BSSC स्मॉल कैप, यानी यह इंडेक्स 54 टाइम्स बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वही इंसान जिसने 10 लाख कमाया था वह भारत के छोटी कंपनीज में डाल के भूल जाता और ठीक आज अभी जब आप वीडियो देख रहे हो अभी वह अपना डीमेट अकाउंट चेक करता द कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो 5 करोड़ 40 लाख में बदल गया होता। अब यह कोई छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है जो इसके बारे में नहीं जानता वह बहुत बड़ा बेवकूफ है। लोग बैंक्स में फंसे रहते हैं और उनको यह नहीं पता कि देश के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का बेनिफिट क्या है। मैं यह नहीं कह रहा कि बैंक्स खराब है। देखो बैंक्स का भी पर्पस होता है, हम जितना भी कमाते हैं उसका अच्छा खासा हिस्सा सेफ एसेट्स यानी बैंक एफडी वगैरह में होना चाहिए, लेकिन कुछ पैसे इनमें भी लगना चाहिए और वो भी सारे रिस्क को जानते हुए। और हिस्टोरिकल डाटा यानी पास्ट डाटा का एनालिसिस यह कहता है कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाने का रिस्क है वह ज्यादातर शॉर्ट टर्म होता है, यानी आज किसी ने पैसे लगाया तो हो सकता है कि 1 साल बाद वह पैसा उतना ना बढ़े या फिर घट जाए या फिर 10 लाख का 9 लाख हो जाए। लेकिन असल में जिनका हार्ट एकदम मोक की तरह है, जो अपने आप को ऐसे पीरियड में कंट्रोल करके रख सकते हैं, वही बड़ा वेल्थ बनाते हैं। और देखो भाई, मैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का नाम इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये जनरल प्योर अवेयरनेस वीडियो है। बात यह है कि जिसको यह जानकारी होती है वह भी बताते नहीं कि सामने वाले का भी वेल्थ बन जाएगा, लेकिन यह बहुत छोटी सोच है। बात यह है कि अगर हर कोई इन्वेस्ट करने लगे तो इकोनॉमी और ऊपर जाएगी, सबको और फायदा होगा। अब एक बहुत ही डीप सी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। आपको क्या लगता है आप कहीं भी पैसा लगाओ, अगर वह आपको 7% इंटरेस्ट दे रहा है और एक दूसरी जगह जहां पे आपको 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों में उतना अंतर नहीं होगा बराबर, क्योंकि उसमें 2% का ही तो अंतर है ना। लेकिन जब कंपाउंडिंग की बात आती है तो एक्चुअल में बहुत फर्क होता है। तो देखो, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी ने लाख रुपए लगाए और 1 साल के लिए लगाएं तो 1 साल बाद 7,000 बढ़ चुके होंगे।
पूरे एक साल में 7%। अब इसको बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते हम जाते हैं 25 साल बाद। तो 25 साल में आप देख सकते हो इन्वेस्टेड अमाउंट 10 लाख है, उसके ऊपर का ब्याज मिला हुआ है 40,000। तो 25 सालों में तो अब जो फंड वैल्यू है वह है 54 लाख। यह था 7% का हिसाब। अब इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर ऑन अ लॉन्ग टर्म में 10% का रिटर्न तो दे ही देता है। ये जितने इन्वेस्टर्स हैं उन सबको पता है। तो अब हम 10 लाख पे कैलकुलेट करते हैं तो 10% के हिसाब से एक साल में 1 लाख बढ़ा। तो अब हम जाते हैं जरेनिया 25 साल बाद और देखते हैं कि कितना फर्क पड़ता है 7% वाले के मुकाबले। तो यहाँ 25 साल बाद यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट 90 लाख है, यानी ओवरऑल फंड 1 करोड़ का हो चुका है, जो कि पिछले से ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पर परसेंटेज की बात करें तो 7% और 10% के बीच में सिर्फ 3 का फर्क है, लेकिन अमाउंट के बीच में डबल है। तो ऐसा नहीं है कि 7% कोई बैंक दे रहा है और 14% आपको कहीं मिल रहा है तभी अमाउंट डबल हो रहा है। ये ऐसे काम नहीं करता, एक एक पर बहुत ही डिफरेंस ला सकता है। अब आपको ये समझाने के लिए सिर्फ 2% और बढ़ाता हूं तो 10 लाख पर 12% को देखते हैं तो एक साल में 1,20,000 बढ़ा। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 25 साल बाद। तो यहां पर कॉर्पस बन गया 1.7 करोड़, ऑलमोस्ट पौने करोड़ के आसपास। और बढ़ाया कितना 2। पर अब एक गहरी चीज को समझो, बैंक दे रहा था 7 पर, राइट। और अगर मान लो कि स्मॉल कंपनीज में किसी को 7 का डबल 14% का मिला रिटर्न, तो प्रतिशत एज को देखें तो 14 क्या होता है? 14 होता है 7 का डबल, राइट। अब चलते हैं 25 साल बाद और अब आप देखो 2 करोड़ 65 लाख तो 7% और 14 में कितना अंतर है? सिर्फ 7% का। 7% में कितना अमाउंट था वो देखो और 14% में कितना अमाउंट बना ये देखो, यानी परसेंटेज जो है वो डबल हो गया, 7 का 14 हो गया। लेकिन मन सिर्फ डबल नहीं हुआ बल्कि वो यूज हो गया। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इसलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज इट वंडर ऑन ऑफ द वर्ल्ड। और आम लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि 1% का वैल्यू कितना होता है। असल में पास्ट की बात करूं तो कई लोगों ने 10 साल में या लॉन्ग टर्म में 15%, 19% तक का रिटर्न कमाया है। तो उनका कॉर्पस इतना हो जाता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कंपाउंडिंग सही में मैजिक है। अगर किसी को कंपाउंड के बारे में नहीं पता तो वो लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक चीज को मिस कर रहा है। और अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात आती है कि आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि इस स्टॉक को खरीद लो, उस स्टॉक को बेच लो। तो पहली बात, किसी के भी सिंगल स्टॉक रिकमेंडेशन को कभी मत मानना जब तक आप अपना एनालिसिस ना करो। और एक आम इंसान की बात करें तो उसको उतना टाइम कहाँ है जो जाकर पता करे कि ये स्टॉक अच्छा है या ये स्टॉक अच्छा है। ज्यादातर लोगों की बात हो रही है, हाँ, है वो 2% लोग जो कि स्टॉक्स में अल्ट्रा ह्यूज वेल्थ बना लेते हैं, जिनको 50-50 पर CAGR मिल जाता है। जैसे कि टाइटन स्टॉक लास्ट 20 साल में 40% का CAGR दिया है। यानी आज से 20 साल पहले किसी ने इस स्टॉक में पैसा लगाया होता 10 लाख तो आज 33 करोड़ बन गए होते। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। लेकिन ध्यान दो इस बात पे, क्या अभी के वैल्यू के हिसाब से वो और ग्रो करेगा? यहीं पर लोग गलती करते हैं कि हाँ, इसने इतना रिटर्न दिया है तो इसी में लगा लेते हैं क्योंकि ये तो आगे भी बढ़ेगा। लेकिन मेरे भाई, अक्सर ऐसा नहीं होता जो लोग सोचते हैं, दरअसल उसका उल्टा ही होता है ज्यादातर समय। और कई लोग यही गलती करते हैं कि अभी कोई स्टॉक मान लो 1 रुपए का है, ये बेस्ट, तो उसमें एक ही इंसान ने 10 लाख लगा दिया ये सोच के कि हाँ, ये तो 5 साल में 1 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने में ज्यादातर 99% लोग फेल हो जाते हैं। तो इतना जब मातापची है कि स्टॉक कौन चुने, तो यहीं पर पिक्चर में आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड से तो आपको कुछ याद आ ही रहा होगा। इतने सारे क्रिकेटर्स के एड्स जो कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। तो अब आपको पता चला वो ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि रियलिस्टिकली स्पीकिंग म्यूचुअल फंड्स आपको गुड रिटर्न दे देते हैं। ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न, ना ही बैंक की तरह स्नेल की तरह रिटर्न, बल्कि ठीक ठाक रिटर्न। और म्यूचुअल फंड्स के भी बहुत सारे कैटेगरी होती है। इतने कैटेगरी होते हैं कि आपको देख के लगेगा कि किसमें लगाऊं पैसा। इतना सारा कैटेगरी है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो 3 कैटेगरी होती है। पहला, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, यानी ये म्यूचुअल फंड्स उन कंपनीज में पैसा लगाते हैं जो कि ऑलरेडी लार्ज हैं, जिनके बड़े बड़े ऑफिसेज हैं,
जैसे कि मैंने कहा कि जैसा भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन ये ज्यादा नहीं गिरते, बट रिटर्न्स भी उतना ज्यादा नहीं देते। दूसरा, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, यानी मीडियम साइज कंपनी में लगाते हैं, जो कि अभी लार्ज नहीं है लेकिन उसमें बढ़ने का स्कोप है। तो ये म्यूचुअल फंड्स थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे देते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है स्मॉल कैप कंपनीज। आपको याद है मैंने उस बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि 5 साल के बच्चे का ज्यादा हाइट बढ़ेगा या 20 साल के इंसान का? तो वही लॉजिक यहां पर अप्लाई होता है। आपको मैं फिर से बता दूं कि इंडिया में स्मॉल कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी को बूस्ट करने में, और इन कंपनीज का जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो फिर से एकदम रियलिस्टिकली बात करें तो ये सबसे ज्यादा वेल्थ बिल्ड करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क यही है कि आज अगर कोई पैसा लगाया तो हो सकता है कि 1, 2, 3 साल में पैसा घट जाए या फिर उतना का उतना ही रहे। लेकिन 10 साल 20 साल में ये इतना वेल्थ देके गया है पास्ट में जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं या फिर ओवरऑल स्मॉल कैप कंपनीज की भी बात करें तो ये बाजीगर के लिए होता है, या यानी जिनका हार्ट बहुत ही स्ट्रांग है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर चीज को आपको रियल जो कि लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में पैसा लगाते हैं कई सालों के लिए। जो लोग लगाते हैं वो लोग पैसा बना के निकल जाते हैं। तो एक तरह से मैं कहूं तो मेरा ये ओपिनियन है, देखो ये मेरी लाइंस है कि बैंक्स आपको बस सेफ्टी के नाम पर कम रिटर्न देके चली जाती है और आप उल्लू बन जाते हो। लेकिन यहां पर आपको यह भी जानने की जरूरत है कि सारा कमाया हुआ पैसा मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। देखो मैं अपनी बात करूं तो मैं एकदम सिंपल रूल फॉलो किया हूं, और वो है आधा आधा, यानी हाफ हाफ। अब ये हाफ हाफ क्या है? देखो क्योंकि मैं यंग हूं, अभी मैं रिटायरमेंट से बहुत दूर हूं, तो मेरा खुद का आधा वेल्थ सेफ एसेट्स में है, यानी बैंक, एफडी वगैरह, लेकिन आधा स्टॉक मार्केट में भी है, यानी बैंक्स का भी पर्पस है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। इंसान के पास सेफ पैसा भी होना चाहिए जो कि एकदम पीस ऑफ माइंड दे कि हां वो पैसा कहीं नहीं जा रहा, अकाउंट में मस्त है। लेकिन कुछ पैसा ऐसे वेल्थ जनरेटर्स में भी होना चाहिए। और म्यूचुअल फंड्स की बात को कंटिन्यू करें तो देखो, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो उस सर्विस को कहा जाता है जहां पर एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर रहता है और उसके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है और वो बहुत सारे स्टॉक्स के बास्केट को खरीदता है। यानी ऐसा नहीं कि वो सारे पैसे को एक ही स्टॉक में लगा दिया, वो अपने रिसर्च के हिसाब से बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा लगाता है और वही चीज एक फंड के रूप में रहती है। यानी किसी को अगर माथा पेची नहीं करना है, बिना मतलब के एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, किसी एक्सपर्ट के हाथों में अपना पैसा देना है और पैसे को ग्रो करना है, तो वो जाके म्यूचुअल फंड ले सकता है। एकदम सिंपल है। ये म्यूचुअल फंड किसी भी फैमिली में अगर फाइनेंशियल नॉलेज है तो समझ लो कि परिवार का आधा से ज्यादा काम हो गया। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं है। यानी जो दिमाग है, ये खोपड़ी है, इसके कोने कोने में नहीं है कि कंपाउंडिंग कितना बड़ा मैजिक है। और इस बात को जानना कि 7% कोई एसेट हमें दे रहा है रिटर्न और दूसरी तरफ 14% कोई दे रहा है, तो अगर एंड कॉर्पस 7% वाले का 50 लाख होगा तो ऐसा नहीं कि 14% वाले का डब होगा, यानी 1 करोड़ होगा 20